जय हिंद दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। आप सब लोगों ने होली कैसी मनाई? अच्छी मनाई होगी। मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली मैथ्स की तैयारी। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमने अभी इस सीरीज़ में टाइम एंड वर्क खत्म कर लिया है, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस भी खत्म कर लिया है। उसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम और रेस के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। हम अब क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एवरेज। एवरेज की भी कुछ क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली हैं और अभी तक हमने एवरेज में जो कुछ सीखा है, आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, उसके ऊपर आधारित मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से टैकल करना है, अभी तक जो हमने अपनी समझ विकसित करी है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे अभी तक हमने जो सीखा उसके आधार पे, ठीक है? दूसरा क्या करेंगे, दूसरा मैं आपको आज थोड़ा-सा एवरेज में हम एलिगेशन कैसे लगाते हैं या एलिगेशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब एवरेज से रिलेटेड करके पूछ ले, एवरेज मर्ज कर देता है जब एलिगेशन में, तब कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम एलिगेशन का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे इस क्लास में, ठीक है? और उसके बाद एलिगेशन पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो लगा लेंगे। इसके बाद हम तीसरी चीज़ क्या करेंगे, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार ऐसे आ रहा है, 3-4 लोगों को एक साथ इंक्लूड कर देता है, ए, बी, सी, डी, ई, इस तरीके से मेंबर्स होते हैं ये, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, इस तरीके से भी होते हैं कभी, ये मेंबर्स वाले, कि जब क्या होता है कि अगर इन 3 लोगों की एज का औसत निकाला जाए तो कुछ आता है और उसकी जगह अगर कोई चौथा पर्सन ले लिया जाए तब औसत ये आता है। इस तरीके से 3-4 स्टेटमेंट देता है, ए, बी, सी, डी, ई, इन व्यक्तियों के बारे में बात करते हुए कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है। आज उन वाले क्वेश्चन को भी हम टैकल करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको अगर मेरी क्लासेस समझ में आती हैं तो प्लीज़ मेरी क्लास को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें और शेयर भी करें, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 अंकों वाली संख्याएँ 1244, 2345, 33x3 और 4x38 का औसत 29-25 है। 4 संख्याएँ हैं, उनमें क्या कर रखा है, कुछ-कुछ एक-एक डिजिट क्या है, कभी इकाई के अंक की, कभी दहाई के अंक की और कभी सैकड़े के अंक की एक-एक डिजिट गायब की हुई है। उसकी जगह x दिया हुआ है। तो बोल रहा है अगर इनका औसत 29-25 है, तो हमें बताना है 5x + 3 और 9x - 5 का औसत ज्ञात करना है। ठीक है? देखो मैं यहाँ पे संख्याएँ लिख लेती हूँ, एक बार क्या है, 12, 44, 23, 45, क्या-क्या है संख्याएँ? 12, 44, 23, 45, है ना? और है 33x3, 33, ये वाली डिजिट गायब है। दहाई दहाई का अंक बोलते हैं इसको, ठीक है? टेंथ प्लेस की डिजिट बोलते हैं इसको, ये गायब है। और एक संख्या क्या है? एक संख्या है 4x38, 4x38, ये 4 संख्याएँ हैं और इनका औसत है 29-25, एवरेज दे रखा है, यहाँ लिख रही हूँ मैं एवरेज, 29-25। हमें पहले x का मान निकालना होगा, तभी हम बता पाएँगे कि जो नीचे 2 संख्या है उनका औसत क्या है। x का मान निकालना होगा, तो ज़रा ये बताओ x का मान कैसे निकलेगा? आप क्या करेंगे? मेरे इन सभी संख्याओं को जोड़ के, इन सभी संख्याओं को जोड़ के 4 से भाग करेंगे तभी ये औसत आएगा। हाँ या ना? तो एक काम करो, जो 4 से आप भाग करोगे, मैं जैसे बोल रही हूँ 4 संख्याएँ हैं, a प्लस b प्लस c प्लस d, मैंने उनको a, b, c, d बोल लिया, 4 बराबर 29-25 लिखोगे आप, यही तो करोगे, है ना? मैंने इसको a, b, c, d ये बोल लिया, है ना? अब आप इस 4 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ देखो ज़रा कि ये जो संख्याएँ हैं, अगर ये जो संख्याएँ हैं, इनमें x देखो कहाँ आ रहा है x, कम से कम देखो, हम चाहते हैं कि कम से कम यूनिट प्लेस पे ही x दिख जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब आप इस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए, 4 पंजे 20 होता है, ठीक है? 4 पंजे 20, आपने 2 ऊपर दिया, 4 दूनी 8, 8 दो 10, यानी कि इन चारों संख्याओं को जोड़ के इकाई का अंक भी 0 होना चाहिए और दहाई का अंक भी 0 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? अब मैं पूरा गुणा नहीं कर रही, पूरा गुणा नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि मेरे को ना दहाई के अंक पे x दिया हुआ है एक संख्या में। इससे क्या फ़ायदा होगा, मैं सिर्फ़ ये
लास्ट की यानी इकाई और दहाई के अंक की संख्याएं जोड़िए, यानी कि 44, 45, x 3 और 3 8, इनको ही जोड़ूंगी और यहीं से मुझे x पता चल जाएगा। अगर ये x जो दहाई के अंक पे ना होगा, किसी संख्या में क्या होता, किसी इकाई के अंक पर भी होता अगर, तो मैं इन दो डिजिट्स को भी नहीं निकालती, मैं सिर्फ इकाई के अंक के डिजिट्स निकालती और इन सब का इकाई अंक ही ऐड करती, यानी सिर्फ वंस प्लेस के डिजिट को ही ऐड करती। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखते जरा, 4 5 9 3 12 8 20, 2 ऊपर दे दिया, 4 4 8 2 10 3 13, 13 आ रहा है, 13 13 अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे तो दहाई का अंक 3 आ जाएगा, मुझे दहाई का अंक कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे दहाई का अंक 0 कब बनेगा, जब इस x का मान कितना होगा, 7 होगा, तभी तो आएगा। जब इस दहाई का मान कितना होगा, 7 होगा, 13 7 20, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 कहीं भी जाता रहे, उससे फिर हम आगे कोई मतलब नहीं है। x का मान कितना होगा, 7 होगा, तो यहाँ से मुझे x का मान पता चल गया 7। ये बात समझ में आई? बस इतना ही समझना था इस क्वेश्चन में, आगे तो आसानी से आप निकाल ही लोगे। दोनों संख्याओं का एवरेज निकालना है, क्या है संख्या, 5x + 3 9x - 5, 5x + 3 और 9x - 5, इसका क्या निकालना है, इनका एवरेज। कैसे निकलेगा एवरेज, दोनों संख्याओं को ऐड करोगे और अपॉन में 2, दो संख्या का अपॉन में 2 आएगा। करो जरा पहले इनको, इनका एवरेज निकाल लो, x का मान 7 बाद में रख देना। देखो 9 5 14x और 5 में से 3 गया, माइनस का 2 अपॉन में 2, मेरे को दिख रहा है दोनों ही कट रही है तो मैंने काट दिया, 2 सत्ते 14 7x और 2 एकम 2। अब x का मान रख दिया, 7 सत्ते 49, 49 में से 1 गया तो 48। समझ आई? ये क्वेश्चन देखो ये आपके एमटीएस में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ तो नहीं देंगे, इस पूरी संख्या को 4 से गुणा तो नहीं करने लग जाएंगे, इस पूरी संख्या को 4 से गुणा करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे को ये दिखा कि इन सारी संख्याओं में x दहाई के अंक पर आ रहा है, यहाँ सैकड़े के अंक पे भी आ रहा है, पर सैकड़े तक जाना क्यों है, सैकड़े तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, ये देखा मैंने दहाई के अंक पे x आ रहा है तो मैंने बस ये दो संख्याएं लास्ट की जोड़ ली और पता चल गया दो, यहाँ पे दो संख्याओं में इकाई और दहाई का अंक 0 0 आना चाहिए। जब मैंने जोड़ी तो इकाई पे तो ऑलरेडी 0 आ ही रहा था, दहाई पे 0 आने के लिए इन सब का सम तो 13 आ रहा था, तो यहाँ पे x का मान क्या हो गया, यहाँ 0 आ जाए तो 13 7 20, क्योंकि ये भी इसमें जुड़ेगा तो जुड़ने के लिए मेरे को 7 चाहिए ताकि यहाँ 0 आ जाए। समझ आ गई? एक क्वेश्चन और ऐसा देखते हैं, आप खुद करने की ट्राई करना उसे। देखो जो अगला क्वेश्चन है ये भी एमटीएस में ही आया है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, एमटीएस हमेशा अच्छे क्वेश्चन पूछता है, सीएचएसएल और सीजीएल से भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन कभी-कभी एमटीएस में पूछा जाता है, तभी आप देखते हो एमटीएस की कट ऑफ भी कितनी ज्यादा हाई जाती है। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा है, देखो क्या है कि 3 अंकों वाली संख्याएं 524, 466, 3x 4, x 52 का औसत 529 है। 4 संख्या इनको औसत दे रखा है 529। फिर बोल रहा है कि बताओ 10x + 7 14x - 9 का औसत कितना होगा। ठीक है, तो x का मान निकालना है, तो मैंने से देखा एवरेज, क्या देखा 529 और इंटू किया 4 से, क्योंकि 4 संख्याएं हैं तो योग आ जाएगा, 4 से इंटू किया तो आपको पता 29 चौके कितने होते हैं, 116 होते हैं। 116 यानी 2 डिजिट पे क्या आएगा, आखिरी की 2 डिजिट में 1 और 6 आना चाहिए, यानी इकाई का अंक 6 आना चाहिए, दहाई का अंक 1 आना चाहिए, यही बात है। तो एक बात बताओ, मैंने 2 क्यों निकाले, क्योंकि क्वेश्चन में देखो आप, क्वेश्चन में जो x आ रहा है, x वो दहाई अंक पे आ रहा है, सैकड़े पे भी आ रहा है, पर सैकड़े तक जाने की जरूरत नहीं है, दहाई अंक से ही आंसर निकल जाएगा, सारा करने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, सिर्फ दहाई दहाई के अंक उठा लोगे, 24 66 x 4, 24 66 x 4 और कितना, 24 66 x 4 और 52। अब आप इनको जोड़ो, 4 4 8 से 14 2 16, एक ऊपर गया, 6 2 8 1 9 5 14, 14 आ रहा है 14। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे 1 कब आएगा, जब 14 में आप कितना जोड़ो, यहाँ पे आप कितना जोड़ो, यहाँ पे जब 1 आ जाए, 14 में कितना जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे, 14 7 21, है ना। तो x का मान क्या आ गया, 7 आ गया। बस इसके बाद हमें क्या निकालना है, 10x + 7, 10x + 7 और 14x - 9, 14x - 9, इसका एवरेज निकालना है, दोनों को प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 से, ऐसे निकलेगा एवरेज। 10 और 14 24x, 9 में से 7 गया तो 2 अपॉन में 2, मैंने डिवाइड किया तो 12x - 1,
x की वैल्यू कितनी है 7, 12 सत्ते 84, 84 में से 1 गया तो 83, तो एवरेज कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इजीली कर लेंगे, पूरा करने तो नहीं बैठेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 83। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 2 है तो उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसमें पूछा है? CHSL की 2024 में पूछा है। तो एक बात समझो कि यहाँ पे जो मुझे एवरेज दिया है वो देखा जाए तो दो संख्याओं का दिया है, क्योंकि एक संख्या है और दूसरी संख्या है उसका व्युत्क्रम। जब एक संख्या का व्युत्क्रम करोगे तो वो कोई दूसरी संख्या बन जाएगी ना। तो दो संख्याओं का औसत दिया है, कितना दिया है 2। अगर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। मान लो एक संख्या है x, तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। समझ रहे हो? इन दोनों संख्याओं का सम निकाल सकती हूँ ना, एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है एवरेज तो 2 दूनी 4। ये क्या आ गया, इनका सम आ गया, योग आ गया। फिर बोल रहा है उस संख्या का घन और उस संख्या के व्युत्क्रम का घन कितना होगा ये पूछ रहा है। उसका एवरेज पूछ रहा है। हम पहले सम निकालेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। पहले सम निकाल लें, किसका सम? घन और व्युत्क्रम का घन। तो देखा जाए तो इसने एवरेज में क्या मिक्स कर दिया, सॉरी एवरेज में अलजेब्रा का क्वेश्चन इसने मिक्स कर दिया। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्या करेंगे यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आपने अलजेब्रा में सीखा हो तो बता देती हूँ। अगर x प्लस 1/x a हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है? a की क्यूब माइनस 3a, ये होता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास a की जगह कितना है 4, तो पहले मैं 4 की क्यूब करूंगी जो कि कितनी आएगी 64 आएगी, फिर माइनस 3a। इतनी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ 3 चौक 12 और 64 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 52 बचेगा। यानी सम तो कितना आ गया 52। उसने पूछा है इसका औसत, तो दो संख्याएं हैं, इसका औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, चलो आगे देखते हैं। तो देखो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है हमेशा एग्जाम में कठिन ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इजी भी आते हैं। जरूरत क्या है, हमें उन क्वेश्चन को पहचानने की जरूरत है। तो पहचान भी लेंगे हम आसानी से अगर हम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। तो आपको कभी भी किसी चीज से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही आसान है ये समझ लेना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। और जब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आप समझ लोगे तो आपको यही पता होगा कि कौन सा मेथड इसमें लगाने से आंसर जल्दी निकल जाएगा। और एट द एंड हमारा उद्देश्य यही है कि हमें आंसर जल्दी निकालना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप ट्राई किया करो, खुद भी वीडियो को पॉज किया करो, खुद ट्राई करोगे और अगर आपका आंसर आता है तो और आपको अपने अंदर से आत्मविश्वास महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद भी क्वेश्चन को करने की ट्राई किया करो। अभी तक आपने जो क्लासेस देखी हैं उसमें अगर आपकी समझ विकसित हो पाई है तो आप देखेंगे कि हाँ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन ले रही हूँ ये भी आसानी है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ आप इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे, लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ आप इसमें अप्रोच क्या लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। जून में रोहित के बैंक में खाते का बैलेंस 25 दिनों के लिए 5,000 रुपए, 2 दिनों के लिए 20,000 रुपए और 3 दिनों के लिए 1,500 रुपए है। तो जून में रोहित के बैंक खाते में औसत बैलेंस कितना है? यानी पूरे 30 दिनों का एवरेज बता दो कि पर डे उसका जो बैलेंस रहा वो लगभग कितना रहा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो जरा मैं लिख रही हूँ कि शुरू में 25 दिन है, 25 दिन इंटू में कितना रहा है बैलेंस, 25 दिनों का 5,000 रहा है इंटू 5,000, ये 25 दिनों के पैसे आ गए। प्लस में 2 दिनों का बैलेंस कितना है 20,000, ये 2 दिनों का सम आ गया। प्लस में फिर कितने दिन है 25 2 27 और 3 दिन का कितना है बैलेंस, 3 दिन का बैलेंस है एवरेज 1,500। भाई एवरेज दिया तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दिनों से, यही करोगे आप है ना। और डिवाइड करोगे कितने दिन का है ये 30 दिन का, 30 से डिवाइड करोगे, ऐसा ही करोगे। तो बस मैं आपसे इतना चाहती हूँ कि आप प्लीज ऐसे मत करने लग जाना कि 25 को 5,000 से गुणा करो, फिर 2 को 20,000 से और फिर 3 को 1,500 से गुणा करके जोड़ो और फिर डिवाइड करो। मैं कह रही हूँ डिवाइड करना ही है तो आप पहले ही डिवाइड कर दो अगर कोई नंबर कट रहा है तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं 0 काटूं तो ये 0 यहाँ से और यहाँ से कट जा रहा है। ठीक है, फिर जरा देखो
अगर मैं 3 से काट रही हूँ, तो 3 से यहाँ तो कुछ कट रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कट रहा और यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा, तो फिर ऐसे नहीं काट सकती। कम से कम 0 तो कटा। अगर एक चीज़ भी कटी तो कुछ तो कैलकुलेशन कम हुई, बार-बार 0 लगाने में कुछ माइक्रो सेकंड्स तो लगते हैं ना, तो बार-बार 0 लगाने का काम बच गया, ठीक है? अब आप करो 25 पंजे 125, डबल 0 प्लस 20 दूनी 40, डबल 0 प्लस 15 तिया 45, सिंगल 0 अपॉन में 3। अब आप इनको जोड़ लो। अब जोड़ो कितना आएगा ज़रा बताओ? 12,000, 4,000, 16,000, ठीक है? 16,000 ये हो गया, 16,950 कितना आ गया? 16,950 यही आया, है ना? अब आप इसको काट दो। 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 पंजे 15, मैंने कुछ गलत तो नहीं जोड़ा ना? 0, 5, 4, 5, 9 और 12, 4, 16 सही जोड़ा है, ठीक है, सही आया है। तो कितना है एवरेज हर दिन का? 56-50, यानी कौन-सा ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए 5,650 उसका हर दिन लगभग इतना बैलेंस था जून के महीने में। क्लियर ये चीज़? मैं बस यहाँ से आपको ये समझाना चाहती थी कि मान लो अगर ये 3 भी यहाँ कट रहा है, यहाँ भी कट रहा होता, मान लो यहाँ 21,000 होता और यहाँ भी कट रहा होता, मान लो यहाँ 24 होता, 24 दिनों का होता। तो कहने का मतलब है जो कट रहा है उसे पहले ही काट दो। आप ऐसा मत करो कि पहले गुणा करो और फिर जोड़ो और बाद में काटो, ठीक है? पहले ही काट देने से क्या है कैलकुलेशन कम हो जाती है। जितनी कैलकुलेशन कम होगी आपका दिमाग उतनी तेज़ी से काम करेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन भी आप और ज़्यादा फ्रेशनेस से कर पाएँगे एग्ज़ाम में। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन इस पे आधारित है, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब हमारे पास ढेर सारे नंबर हो और उनका एवरेज निकालने के लिए बोला हो, तो मैंने आपसे कहा था कि आप सबको जोड़ के और फिर सम करने उसको डिवाइड करने की बजाय आप क्या करो पहले ही कुछ ना कुछ एवरेज मान लो और फिर देख लो जो आपके पास संख्याएँ हैं वो आपके माने हुए एवरेज से कितनी कम या ज़्यादा है, ठीक है? क्वेश्चन देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के 12 माह में टी का वेतन इस प्रकार है, किस प्रकार है? 12,000, 12,000, 12,000 यानी 3 महीनों के लिए 12,000, फिर 15,000, 15,000, 15,000, 21,000, 21,000, 21,000, 30,000, 30,000, 30,000। 3-3 महीनों का उसने हमें क्या दे रखा है? वेतन दे रखा है। उसने पूछा है कि टी का प्रति माह का औसत वेतन बता दो। हर महीने उसका लगभग कितना रहा? बराबर बता दो। वैसे तो उसने दे दिया इतना-इतना रहा, लेकिन लगभग बता दो कि अगर मैं औसत निकालूँ तो कितना आएगा? तो देखो ज़रा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप इसमें ऐसे ना करो कि पहले 12,000 इंटू 3 36,000 फिर 15,000 इंटू 3 45,000 फिर 20 जो भी है इंटू 3 वैसे नहीं करके आप क्या करो, आप इनमें से कोई भी एक मान लो। आप इनमें से क्या करो, कोई भी एक मान लो या एक ना भी मानो तो आप देखो 3 ज़ीरो बार-बार ना लिख के आप ऐसे कर सकते हो कि 3 महीनों का 12,000 को मैंने के लिख दिया, ठीक है? 12,000 को मैंने के लिख दिया, प्लस फिर 3 महीने का कितना है? 15,000 ऐसे ही है। फिर अगले 3 महीने का कितना है? अगले 3 महीने का कितना है? 21 है और फिर 30 है, इंटू 21 के, प्लस अगले 3 महीने का कितना है? 30 के, 30,000, ठीक है? अब क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है, 12 महीने हो गए ना टोटल, 3, 3, 3, 3, 12 महीने हो गए, औसत निकल जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि ये 12 है, आपको पता है कि यहाँ से अगर आप 3 से काटो तो 3 चौके 12, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कट गए कि नहीं कट गए? कम हुई कि नहीं हुई कैलकुलेशन? ये चीज़ कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। अब अगर ये 4 है, तो अगर आप 2 से काटो, तो 2 से फिर ये 15 नहीं कटेगा, ना ये 21 कटेगा। और किससे नहीं कटेगा। अब आप इनको जोड़ लो, ठीक है? कितना आ जाएगा 12 और 15 27, 27 एक 28, 28 38, 48, 48 और 30 कितना हो जाएगा 78, 48 और 30 कितना हो जाएगा 78, डिवाइड 4, 78 के था ना, के का मतलब 3 जीरो, अब 3 जीरो लगाओ आप काटते समय, वहाँ नहीं, वहाँ बार-बार 3 जीरो लगा क्या करना है? टाइम खर्च करना है अपना खामा-खा में। अब आप इसे काट दो। 4 एकम 4, 3 आपने इसको दे दिए, 3 आपने इसको दे दिए, 4 दूनी 36 और 2 आपने इसको दे दिए, 4 पंजे 20, कितना आ गया ये 19,500 उसका लगभग हर महीने का वेतन रहा, यानी ये औसत है। क्लियर है ये चीज़? ये चीज़ समझ समझ में आ रही है? मैं आपको ये ईज़ी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी क्यों बता रही हूँ, ताकि आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करें। क्लियर है ये चीज़? चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये 2024 में अभी आया है, मतलब फेज़ 12 में आया है। क्या है कि एक फल विक्रेता के पास 10 किलो सेब हैं, 5 किलो अंगूर हैं। 1 किलो सेब की कीमत ₹94.50 है और 1 किलो अंगूर की कीमत ₹105 है।
ठीक है, उसने अपने सारे फल बेच दिए, बताओ फल विक्रेता के प्राप्त औसत राशि कितनी है? औसत राशि मतलब हर एक फल के लिए उसको कितने रुपए लगभग मिले हैं, ये बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं आपको नहीं ये सिखाना चाहती हूँ, क्वेश्चन तो आसान ही है, क्या है कि उसने कितने किलो, उसने 10 किलो जो है सेब है और 5 किलो अंगूर हैं। 10 केजी यहाँ पे क्या है, सेब है और क्या है उसके पास, अंगूर है 5 केजी। एक सेब जो है वो 94.50 का है, तो 10 सेब इतने के हो जाएंगे ना, 94.50 कितने के हो जाएंगे? 1 किलो जो अंगूर है वो कितने के हैं, वो 105 के हैं, तो 5 किलो अंगूर कितने हो जाएंगे, 105 के, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, यही तो होगा, ठीक है? तो ये कह रही हूँ मैं, आप यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 94.50 प्लस 5 इंटू 105 और डिवाइड कर दो, कितने फल हो गए आपके पास, 10 किलो ये, 5 किलो ये, 15 किलो हो गए। औसत निकालना है, ठीक है? तो देखो पहले काट दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है? अभी देखो ये भी कट रहा है 3 से, 3 से मैंने काटा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और ये काटा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है? अब आप कर दो मल्टीप्लाई, 31 दूनी 62 और 1 63 प्लस 35 एकम 35, 98। आप देख रहे हो ऐसे करने से कैलकुलेशन कितनी कम हो जा रही है। नहीं तो आप पहले मान लो, अभी तो यहाँ पे 10 है, तो कोई नहीं, इससे मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 10 नहीं होता, 12, 15, 27 कुछ होता, तो फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता। और पता है एग्ज़ाम टाइम में ना ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो ना, तो टाइम तो लगता ही है, साथ के साथ गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है हमारे दिमाग पे, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर गलती हो गई और आंसर नहीं निकला, तब हम और ज़्यादा होपलेस जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे कैलकुलेशन को कम करना है, ठीक है? वो रास्ते सीखने पड़ेंगे जहाँ से कैलकुलेशन कम होती है, ठीक है? तो नंबर डी करेक्ट है, कौन-सा आंसर है 98, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिससे जिसमें से 33 1/3% लड़के हैं और बाकी की लड़कियाँ हैं, ठीक है? विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66 सहित 2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत 78 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, ये बताना है, ठीक है? देखो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये भी पूछा है, किसमें पूछा है, ये सीजीएल में पूछा है, 2020 में पूछा है। तो पहले तो देखो इसमें क्या होता है, लड़के हैं मतलब छात्र होंगे टोटल, उसका एवरेज दिया होगा और लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का कुछ रिलेशन दिया है और फिर उनके औसत अंकों का कुछ रिलेशन दिया है और सारे छात्रों का औसत दिया है। तब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या लेना, देखो वैसे इस तरह के क्वेश्चन में आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन एलिगेशन से बेस्ट ये रहेगा, अगर आप ये देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉयज़ और यहाँ लिख दिया मैंने गर्ल्स। टोटल छात्र ऐसे होंगे, कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे। उसने बोला है कि जो लड़के हैं 33.1/3% लड़के हैं। 33.1/3% का मतलब 1/3 होता है। मतलब अगर टोटल छात्र 3 है तो 3 में से 1 लड़के हैं, तो बाकी 2 लड़कियाँ होंगी। ये क्या आ गया, उनकी संख्या आ गई। ये उनकी क्या आ गई, संख्या आ गई। मैंने संख्या को एन से दिखा दिया। ये बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या आ गई। अब एवरेज भी दिया है इसी तरीके से। एवरेज कैसे दिया है, उसने बोला है उनके अंकों का औसत दिया है। कैसे दिया है उनके अंकों का औसत, कि विज्ञान में लड़कियों का औसत लड़कों से इतना परसेंट ज़्यादा है। वो 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन 2/3। इसका मतलब ये है कि अगर लड़कों के एवरेज 3 है, तो लड़कियों का 2 ज़्यादा है, मतलब 5 है। लड़कियों का ही ज़्यादा है ना, उसने बोला है कि लड़कियों का अधिक है। 3 2 5, लड़कियों का 5 है और लड़कों का 3 है। ऐसे ही तो मुझे बताओ, एवरेज इंटू नंबर करूँ तो सम आ जाएगा, यानी इनके सारे लड़कों के अंकों का योग आ जाएगा 3, सारी लड़कियों के अंकों का योग आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है? तो सारा टोटल कर लें, लड़कों और लड़कियों के सबके अंक टोटल कर लें तो कितने आएंगे, 10 3 13। एवरेज निकालना हो तो टोटल बच्चे कितने हैं, सारे लड़के और लड़कियां मिला के 3, तो 13/3 की वैल्यू क्वेश्चन ने 78 दे रखी है। एवरेज तो निकला ही है, टोटल अंक 13 हुए और टोटल बच्चे कितने हुए, 3 हुए और उनका एवरेज कितना दे रखा, 78। यानी मैं कह सकती हूँ 13 एकम 13, 13 छक 78, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 18 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 18। मुझसे पूछा है कि लड़कियों का औसत अंक, तो लड़कियों का औसत अंक ये वाला है 5, तो 5 की वैल्यू आप निकाल लोगे, ये 5 गुना हो गया, यहाँ भी 5 गुना कर दो, 90। क्लियर है? तो इन वाले क्वेश्चन में आप ऐसे जाएँगे, रेशियो से चले जाएँगे, आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमें संख्या भी दी होती ना, मान लो परसेंटेज में ना दी होती और संख्या दी होती, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, 10, 20 ऐसे दी होती या 50, 100 कुछ भी दी होती, तो आप इन संख्याओं को ना लेकर अगर इनका रेशियो भी ले लोगे,
हमने इस क्वेश्चन में रेशियो ही लिया है, तो जब संख्याएँ भी दी होगी तब भी हम रेशियो से ही कर लेंगे, उससे क्या हो जाएगा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है? देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है ऐसा, मैं क्या कहना चाहती हूँ आप समझोगे। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का 1/3 है और तीसरी संख्या का 3/4 है। यदि 3 संख्याओं का औसत 112 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है? देखो 3 संख्याएँ हैं, जैसे मैंने इसको पहली बोल दिया, इसको दूसरी बोल दिया और इसको तीसरी संख्या बोल दी। ये 3 संख्या इनके बीच में रिलेशन दिया है रेशियो में, कैसे? कि ये दूसरी संख्या है वो पहली का 1/3 है, तो मैंने इसको 1/3 को ऐसे लिखा, इसका 1/3 है तो मैंने इसको 3 माना और इसको 1 माना, ठीक है? फिर कह रहा है ये जो दूसरी संख्या है ये तीसरी का 3/4 है, तो 3/4 लिखा। इसका चौथाई है तो मैंने इसको 4 माना, तीसरी संख्या को, और इसको कितना माना 3। ये 4 और ये 3 ऐसे माना, ठीक है? अब रेशियो निकालना है तो ये जो खाली जगह है इसको भरने के लिए क्या करते हैं, इसके बगल में जो संख्या दिखी है वही लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ पर भी खाली है तो इसके बगल में जो लिखी है वही लिख देते हैं, ठीक है? रेशियो निकल जाएगा 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 एकम 4। ये रेशियो निकल गया तीनों संख्याओं का। सबसे छोटी संख्या निकालनी है मतलब हमें ये निकालनी है। क्लियर है? हमें बोला है कि एवरेज दे रखा है हमें तीनों संख्याओं का 112, तो अगर एवरेज 112 है तो सम कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 336 हो जाएगा। 112 इंटू 3 करोगे ना 336 हो जाएगा सम, 336 हो जाएगा सम। तो सम कितना आ रहा है वैसे? 9 3 12 4 16। ये 16 की वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? 3 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ना वैसे नहीं इसको मल्टीप्लाई नहीं करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, क्योंकि हमें पता है कि 112 16 के टेबल में आता है। 16 से काट दिया मैंने, 16 सत्ते 112। तो 1 की वैल्यू 21 हो गई, 1 की वैल्यू 21 हो गई। तो आप 3 की वैल्यू कर दोगे, इसमें 3 गुना कर दोगे, इसमें 3 गुना कर दोगे, 21 तिया 63। तो यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या है? 63 है। इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जब हमें 3 या 4 संख्याएँ दे दी जाती हैं, उनके बीच का संबंध रेशियो में दे देते हैं या परसेंटेज में देते हैं, तो भी आप रेशियो निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ा जाए, तो नया औसत क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था कि जो बदलाव हम प्रत्येक नंबर में या प्रत्येक मद में, प्रत्येक टर्म में हम जो बदलाव करेंगे, अगर वो सारी उसमें कर रहे हो आप, सारी मदों में कर रहे हो बदलाव, तो वही बदलाव औसत में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम है, जैसे 81 है औसत, 81 है औसत। आप प्रत्येक संख्या को 6 से भाग कर रहे हो तो औसत भी 6 से भाग होगा। फिर आप प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ रहे हो तो औसत में भी 2.5 जुड़ जाएगा, ठीक है? आप इसको काट दो, 3 दूनी 6 और 27 तिया 81। कितना आएगा ये? 13.5 आएगा, प्लस 2.5, 13 2 15 और 1 16। कितना आ जाएगा नया एवरेज? 16। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं तो फिर सोचते रहेंगे। पता होना चाहिए कि हर एक मद में या हर एक टर्म में जो बदलाव कर रहे हैं, वही बदलाव एवरेज में भी होगा, ठीक है? तो आज इसमें इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने अभी तक जो क्वेश्चन देखे, मतलब अलग-अलग कॉन्सेप्ट में हमने क्वेश्चन देखे हैं आज, कैसे टैकल करना है, कब कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, कौन से मेथड से, ये सब हमने देखा। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। कैलकुलेशन कैसे कम करनी है, ये चीज़ें हम लगातार अपनी वीडियोज़ में, अपनी क्लासेस में सीखते ही रहेंगे, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट डेली लगाने हैं, बिना मॉक टेस्ट लगाए सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट डेली 1 लगाना है। अगर डेली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो कोशिश करें कि हफ्ते में 3 नहीं तो एटलीस्ट 2, 1 हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएँ। उससे आप अपने आप को एनालाइज़ कर पाते हैं और आपको अंदर से मोटिवेशन भी आता है। अगर आप अपने मॉक टेस्ट में जो है, तो अप डाउन तो होता रहेगा, मार्क्स कभी कम कभी ज़्यादा होंगे, लेकिन आप देखो कि ग्राफ जो है वो एट द एंड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।